नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वे में। हिंदी के आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट और किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, एक एक प्रश्न क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है आपको। यदि वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है आपके उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति, उल्लेख या फिर रूपक अलंकार। तो देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो उल्लेख अलंकार होता है वो क्या होता है, जो उल्लेख अलंकार होता है जब किसी वस्तु का वर्णन कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी वस्तु का वर्णन कई तरीके से किया जाता है तो वहां पर कौन सा, या कई प्रकार से किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। अब देखिए जो उपमा अलंकार है, यदि उपमा अलंकार की बात करें तो मैं आपको सबसे सरल तरीका बता देता हूं उपमा अलंकार देखने का। जब आपको किसी भी पंक्ति में मिल जाता है सा, सम, समान, ठीक है, सी, आपको ऐसे वर्ण देखने को मिलता है जहां पर तुलनात्मक वाक्य हो। ठीक है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो जहां पर समान, सी, सम ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यदि अब अतिशयोक्ति की बात करते हैं तो देखिए जहां पर भी जिस पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात की गई हो, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बात की गई हो तो वहां पर कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की बात करते हैं तो रूपक अलंकार देखने का सबसे अच्छा तरीका है जहां पर भी आपको योजक चिन्ह दिखाई दे किसी वाक्य में तो वहां पर कौन सा रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है जहां को पर उपमेय को उपमेय के रूप में, उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा रूपक अलंकार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है आपके कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो देखिए हम इसका विच्छेद करेंगे, जब इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो आपको देखना है जो को चिन्ह है वो किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो जो आपका को है वो किसका है, कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर कौन सा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि किसका हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष का कौन सा स्वर्ग प्राप्त समास है। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको। देखिए जो प्रत्यय होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रत्यय के बारे में बता देता हूं। जो प्रत्यय होता है वो शब्दों के पीछे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं, देखिए मान लीजिए कोई सा भी शब्द है उसके पीछे जो शब्द प्रयोग होता है, जो पीछे प्रयोग होता है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और जो आगे यूज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो मैंने पूछा है आपसे कि बहाव शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। ठीक है, तो आपको प्रत्यय देखने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि किसी भी शब्द का यदि हमें प्रत्यय देखना है तो उसका मेन शब्द हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा है बहाव शब्द में प्रत्यय बताइए, तो बहाव का जो मेन शब्द निकलेगा, मुख्य शब्द निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, बहना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहना से क्या बना है भाई, वो सिस्टर वाली बहना नहीं है। ठीक है, बहना से क्या हो जाएगा, बहाव बना है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बहना में जब आव प्रत्यय लगता है तो कौन सा, बहाव बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, इसका आप आंसर कीजिएगा। कह रहा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन सी है मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन डी है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है कैसा एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो देखिए कौन सा हमसे पूछा है, विशेषण उपवाक्य। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, और किसका, तो यहां पर देखना है उपवाक्य में किसने विशेषता बताई है। ठीक है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। ठीक है, मिश्र वाक्य तो जरूर है यहां पर। ठीक है, जहां पर भी की, जैसे ही, क्योंकि, ठीक है, यद्यपि, तथापि, यदि, तो यदि ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ मिश्र वाक्य नहीं पूछा है। ठीक है, मिश्र वाक्य तो ये सभी है। क्या, मिश्र वाक्य तो
सभी हैं, चारों ऑप्शन में मिश्र वाक्य हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक होता है प्रधान वाक्य और बाकी होते हैं आधारित। ठीक है, प्रधान वाक्य पर आधारित उपवाक्य होते हैं। तो हमसे पूछा है कि जो उपवाक्य है उसमें विशेषण उपवाक्य बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है कैसा ऐतिहासिक नगर है, विशेषता बता रहा है नगर की, कैसा एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों के चांस रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह बताना है आपको। ऑप्शन ए बी सी डी, बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, अल्प विराम की बात की है तो अल्प विराम बताना है आपको कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अल्प विराम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑप्शन सी की बात करते हैं तो कैसा हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंतर समझिएगा इनमें। ठीक है, रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्योंकि जो देखिए ये है अल्प विराम, ठीक है, ये बनता है अल्प विराम, और जब किसी भी अल्प विराम पर थोड़ी सी यहाँ पर बिंदी मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा अर्ध विराम। ठीक है, और जब इसको पूर्ण कर दिया जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। आपको वाक्य बताना है इसमें कौन सा है। ऑप्शन है आपके संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वह कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर कौन सा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए कैसे पहचानेंगे हम कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। तो देखिए जो सरल वाक्य होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो। ठीक है, जिस भी वाक्य में, जैसे मैं बोलता हूं कि राम घर जाता है, ठीक है, तो क्या है, राम एक उद्देश्य है, कर्ता है, और घर जाता है क्या है, एक क्रिया है, विधेय है। तो वहां पर कौन सा, एक सरल वाक्य हो जाएगा। अब यदि मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो यदि वाक्य में आपको यदि, तो, यद्यपि, लेकिन, तथापि, ठीक है, और क्योंकि, जैसे ही, यदि ऐसे वाक्य मिलते हैं तो वहां पर कौन सा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और यदि आपको वाक्य में मिलता है कोई किसी भी संयोजक का उपयोग हुआ है, जैसे मैं बोलता हूं और, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, यदि आपको ऐसे मिलते हैं वाक्य जिसने, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। ठीक है, ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला या अमृत लाल नागर। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, निराला की है। अब प्रेमचंद की बात करते हैं तो देखिए प्रेमचंद की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। एक तो कफन, ठीक है, कफन है, दो बैलों की जोड़ी, ठीक है, मानसरोवर, ठीक है, ये किसकी रचना है, प्रेमचंद की है। मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक, ठीक है, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश की फेवरेट रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु या दंतोष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि वा का उच्चारण कहाँ से होता है, दांत और ओठ से होता है, दोनों से होता है। आप बोलकर देख लिए, जैसे मैं बोलता हूं वा, वा, ठीक है, तो ओष्ठ और क्या है, जो ओंठ का भीतरी भाग होता है वो किससे, दांतों से सटकर चलता है। तो कैसा, वा का उच्चारण कहां से होता है, दंतोष्ठ से होता है। इसके लिए सूत्र है, यदि आपको याद करना है, होता है वकारस दंतोष्ठम। क्या होता है, वकारस, वकारस, वकारस दंतोष्ठम। ठीक है, दंतोष्ठम मतलब दंत, दंत और ओष्ठ से किसका, वा का उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है। देखिए अव्यय बताना है आपको। ऑप्शन है आपके वह कहाँ जाएगा, ऑप्शन बी है वह पेड़ के नीचे है, ऑप्शन सी अब से ऐसी बात नहीं होगी, ऑप्शन डी है सोहन उधर गया। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है। कालवाचक अव्यय बताना है आपको। जो देखिए जो अव्यय होते हैं वो कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि वह कहां जाएगा, वह पेड़ के नीचे है, अब से ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, सोहन उधर गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
कह रहा है कि कालवाचक अव्यय पूछा है हमसे, ठीक है। तो कालवाचक है, समयवाचक है भाई, यही तो, ठीक है, काल, ठीक है। तो समयवाचक अब से भाई, अभी से, वर्तमान काल से ऐसी बात नहीं होगी आज से, ठीक है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, भाई मैं आज से ऐसी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो यही है, अब से ऐसी बात नहीं होगी में कौन सा कालवाचक अव्यय हो जाएगा। जो आपके अव्यय होते हैं वो कितने, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन है बहुत आदर करना, ऑप्शन बी बहुत तेज दौड़ना, ऑप्शन सी सोच विचार में पड़ना, और ऑप्शन डी है बहुत चालाक होना। कान कतरना, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि कान कतरना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत चालाक होना। नेक्स्ट प्रश्न है अघोष वर्ण, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है, जा, सा, हा या फिर आ। देखिए अघोष वर्ण की बात की गई है, तो आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए पहले तो हम अघोष और घोष के बारे में जान लेते हैं। तो जो आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, तो किसी भी वर्गीय व्यंजन में, ठीक है, किसी भी वर्गीय व्यंजन में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके साथ में क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आते हैं, हा को छोड़ना है यहाँ पर, ठीक है, सा और सा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और यदि घोष वर्ण की बात करते हैं तो तीसरा, वर्ग का चौथा और पांचवा, ये तीनों, और या रा लावा, या रा लावा, और साथ में यहाँ पर हा भी आता है। तो ये कैसे होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं या घोष वर्ण होते हैं। तो हमसे पूछा है कि अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप अब तो जान ही गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सा, ठीक है। जो आपका जा है वो कैसा है, ये घोष वर्ण है, ठीक है। तो सा क्या है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कैसा, एक अघोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा। देखिए संधि का प्रश्न है। कह रहा है कि उत्हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है आपके उतार, आहार, उद्धार या फिर डी उदार। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्हार के योग में कौन सा शब्द बनेगा, तो उद्धार बनेगा। और यदि संधि की बात करते हैं तो कौन सा संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। देखिए जब किसी शब्द का तीसरे पर अर्थ जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला उत्हार, तो ता था धा, ता था दा, ठीक है, ता था और दा, जब किसी भी व्यंजन का किसी तीसरे वर्ण पर जाता है, ठीक है, तीसरा वर्ण हो जाता है, वहां पर कौन सा व्यंजन संधि हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला उत्हार, तो ता के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर दा हो गया, तीसरा वर्ण आ गया, तो वहां पर कौन सा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन है आपके खेत, ऑप्शन बी लोटा, ऑप्शन सी अग्नि, और ऑप्शन डी है प्रार्थना। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि लोटा कैसा आपका एक देशज शब्द है। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा। एक तो होता है, देखिए जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, पहले मैं आपको बता देता हूं, 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज। तो हमसे पूछा है देशज, तो देशज ऐसे शब्द होते हैं जो भारत की, अपने देश की स्थानीय भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलते हैं। और जो विदेशी भाषाओं से ऐड हुए हैं हमारी भाषा में, उनको क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। जैसे देशज की बात कर, जो विदेशी भाषाओं की बात करते हैं, तो जैसे पुर्तगाली भाषा हो गई, ठीक है, चीनी भाषा हो गई, अंग्रेजी हो गई, ठीक है। जो विदेशी भाषाएं हैं, लैटिन भाषा हो गई, ग्रीक भाषा हो गई, ठीक है। जो बाहरी भाषाएं हैं, जो उन भाषाओं से हमारी भाषा में जो शब्द आए हुए हैं, जो ऐड हो गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, विदेशी, विदेशा शब्द बोलते हैं। और जो हमारी स्थानीय भाषाओं में, देखिए जैसे भोजपुरी है, मराठी भाषा हो गई, ठीक है, बुंदेली भाषा हो गई, जो हमारी देश की जो बोली है, उनमें से जो शब्द लिए गए हैं, स्थानीय भाषाओं के शब्द हैं, उनको क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। तो जो लोटा शब्द है आपका, वो कैसा, एक देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है भयानक, वीर, विभत्स या फिर रौद्र। तो देखिए क्रोध की बात की गई है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताइएगा, कौन सा है। ऑप्शन है आपके छोटा बड़ा होना, बेमेल या बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, उचित सामंजस्य का अभाव, ठीक है। तो देखिए आधा तीतर और आधा बटेर होना, ठीक है। कह रहा है कि ना तो पूरा, देखिए किसी, मतलब किसी एक तरफा ना होना,
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हम कहते हैं भाई ना तो तू इस घाट का रहा ना उस घाट का रहा। ये भी एक आपका क्या है, लोकोक्ति है। कहते हैं ना कि ना इस घाट का रहा ना उस घाट का रहा। ठीक है, तो मतलब किसी एक पक्ष का ना होना। ठीक है, जैसे आधा तीतर, ना तो तू पूरा तीतर है ना फिर बटेर। ये क्या है, दोनों पक्षी के नाम है जो कहावत में इसमें लिए गए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, उचित सामंजस्य का अभाव। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको सभी प्रश्न कैसे लगे। आपका जो करंटली पैट एग्जाम हो रहा है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने इसमें से रखे थे। उसके लिए आप वीडियो को यदि आपने अच्छे से नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार फिर से देखिएगा, और सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, तो अच्छे से समझिएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी ज़रूर करते रहिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।